वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, मैं आपको यह सॉल्व करवाने जा रहा हूँ और आंसर के साथ आपको वीडियो मिलेगी। आपको ना सेम ऐसी पेपर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम पेपर का पैटर्न ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन जो है आपकी बुक में से और नए नए आएंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकता है सेम भी आ जाए। आपका पेपर 2.5 घंटे का रहेगा, 60 नंबर का रहेगा। और जब आप एग्जाम देंगे ना, सेम पेपर का पैटर्न आप ऐसे देखेंगे जिसमें 5 मार्क्स का मैप का काम भी आएगा, पैसेज भी आएगी। ठीक है, तो अब हम इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। अगर आपने चैप्टर्स वगैरह अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता दोगे कोस्टा रिका। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अमार जीवोन। ये आत्मकथा जो है ना, इसकी रचना किसने करी है? तो इसकी जो रचना है ना, वो करी है श्रीमती राजसुंदरी देवी जी ने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? मतलब हम किससे सूचना ग्रहण जो है नहीं कर सकते। जनसंचार मतलब जब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों से संपर्क बनाया जाता है। अच्छा, ये जो एमसीक्यू देख रहे हैं ना, आप इसे अच्छे से करना। कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक। बैंक जो है वो जनसंचार का माध्यम नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों हमें सूचना प्रदान करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों को सूचना प्रदान करते हैं। फिर ये पहले का फोर्थ है। यहाँ पे कथन 1 कथन 2 दे रखा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, चेक करना है ये ट्रू है फॉल्स है। और बहुत इजी है। ये कह रहा है साप्ताहिक बाजार में वस्तु अधिक महंगी होती है, बताओ। सस्ती होती है ना, तो ये गलत है। ये कह रहा है साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें नहीं होती हैं, ये सच लिखा है। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी आ गया। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, ठीक है। इस बार मैंने ना अलग से आपके लिए आंसर वगैरह लिख दिए, ताकि आपको अपने आंसर मैच करने में आसानी हो। कई बच्चे ना डीओ की प्रैक्टिस से पहले खुद सॉल्व करते हैं, फिर मैच कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। और मैं भी ये चाहता हूँ बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से हो। फिर नेक्स्ट है, राज्य का प्रमुख डैश कहलाता है। जो राज्य का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? गृह मंत्री कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जो राज्य का प्रमुख होता है ना, उसे राज्यपाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है सही मिलान करना है आपको। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ये इनमें से कब मनाया जाता है? तो ये हर बार हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और आपको भी पता होगा स्कूल के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो है ना, अब यहाँ पे तो 2 महीने की छुट्टियां वगैरह पड़ी होती हैं, जो समर वेकेशन होता है। अब तो 2 महीने की नहीं पड़ती, खैर। तो लेकिन बाद में इसको मना लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है, दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? देखो, अगर दिन में 2 बार पानी उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, उसे तो ज्वार भाटा कहते हैं। अब कमेंट करके बताओ कि अगर पूरा दिन रात पानी उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तो उसको इनमें से क्या कहेंगे? ठीक है, कमेंट करके बताना। इसका तो आंसर समझ में आ गया ना। जब 2 बार होता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं, जब लगातार होता रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, और कमेंट करके अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हैं कि हम कौन सी गैस लेते हैं, और जो हम गैस लेते हैं ना, वो कितने % है, और जो हम गैस छोड़ते हैं वो कितने % है। आप बताना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या कोई एक बच्चा बता दे, बाकी उस पर लाइक करते रहे, तो मतलब बहुत से बच्चे मतलब वीडियो समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है, बताओ, गंगा नदी, हुगली, नर्मदा या तापी? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता जो है वो स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर सही मैचिंग करके बतानी कौन सी सही मैचिंग की हुई है। तो आपको पता है ना बच्चों, सारा मरुस्थल जो है वो भारत में नहीं है। ठीक है,
तो कमेंट करके बताना कि ये कौन से देश में है। ठीक है, तो बाकी तो सारी चीजें भारत के अंदर है, ये सही लिखी गई हैं। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 1 में 11th है। यहाँ पर कथन एक लिखा है कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में लिखा है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मुगल प्रशासन कमजोर हो गया। ये भी ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ए आ गया। और आपको ये भी बताऊं कि ये जो नादिर शाह है, यही जब इसने आक्रमण किया था, इससे भी पहले जब मुगलों से लड़ाई हुई थी, तो कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन भी लूट लिया गया था इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कौन सी नृत्य शैली प्रमुख रूप से उभरी थी? तो कथक है। यहाँ पे कथक की। फिर नेक्स्ट है, दार्शनिक शंकर किस दर्शन के समर्थक थे? जो आदि शंकराचार्य हैं, तो वो अद्वैतवाद के थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आपको अभिकथन और कारण दे रखा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको चेक करना है कि दोनों सत्य हैं या नहीं। ये कह रहा तारीख के लेखकों ने प्राय ग्रामीण जीवन का उल्लेख नहीं किया है। बिल्कुल ठीक, तारीख लेखक नगरों में रहते थे। ठीक है, ये भी ठीक है। तो रीजन भी ठीक है, नगरों में रहने की वजह से उन्होंने गांव के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब कमेंट करके बताना कि जो तारीख है ये बहुवचन है एक वचन है, और जो तारीख है वो एक वचन है बहुवचन है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अहोम सेना का सेनापति था? तो वो था लाचित बरफुकन। ठीक है, अब हमारे पास खंड खा आ गया। ठीक है, तो खंड खा में अब ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे तो एग्जाम में जैसे आपको बोला जाएगा ए और बी लिखा है, दोनों में से आपको एक करना होगा, पर यहाँ पर आपको सारे करवाए जाएंगे, ताकि अगर कोई भी आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से घरेलू कार्यों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप घरेलू कार्य पता ना जो घर के अंदर किए जाते हैं, तो नंबर 1 डाल देना कि घरेलू कार्य परिवार के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे अब एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल इसे पूछा ही था। तो नंबर 1 भोजन बनाना। ठीक है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नंबर 2 घर की सफाई से स्वच्छता बनी रहती है और बीमारियों से बचाव होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजाओं ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया? ये जो राष्ट्रकूट राजा थे ना, तो इन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने सैन्य अभियानों द्वारा शक्तिशाली राज्यों को पराजित किया था। ठीक है, और विजित क्षेत्रों में, मतलब जिन इलाकों इन्होंने जीता था, प्रशासक नियुक्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ठीक है, बाकी आपको और नॉलेज है, आप और भी लिख सकते हैं, 2 नंबर के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, फिर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो कि चोल मंदिरों से जुड़ी कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे लिखना ये शिक्षा, भोजन वितरण और रोजगार प्रदान करने से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे सुनो, क्योंकि मंदिर में केवल प्रार्थना ही नहीं होती थी, और भी बहुत सारे काम होते थे, वही यहाँ पर बताना था जो चोल मंदिरों में किए जाते थे। फिर नेक्स्ट है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का वर्णन करो। ये जो स्वास्थ्य होता है हमारा, इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप बोलोगे क्योंकि सरकार ही जो है जो सरकारी अस्पताल खोलेगी, डिस्पेंसरी वगैरह खोलेगी, हाँ या ना? तो सरकार अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करती है। ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है तथा स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था करते हैं। तो आप इसको ना पॉइंट्स में लिखना एग्जाम में। नंबर 1, क्योंकि बहुत सारे अब पीडीएफ वगैरह बनाने हैं, उनको करना बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ी बहुत एडिटिंग नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो आप थोड़ा इसमें कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 नंबर के तो पॉइंट्स में लिखना, ताकि नंबर आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 1 पॉइंट में लिख दो और इसको दूसरे पॉइंट में लिख दो। ठीक है, आप अपनी तरफ से और भी एडिट कर सकते हैं इसमें। ठीक है।
और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की किन्हीं दो विशेषता को उल्लेख कीजिए। तो आप बताएंगे सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क या सस्ता उपचार उपलब्ध होता है, पहली बात। दूसरा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है ना, हो गया ना, मतलब ये पब्लिक स्वास्थ्य प्रणाली की बात बता रहे हैं। तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें फ्री में देते हैं ना दवाई, ठीक है, और सस्ता इलाज होता है। और गांव में और शहरों में बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, और भी बहुत सारी बात आप लिख सकते हो इसके अंदर। अब ये कह रहे हैं पर्यावास की व्याख्या कीजिए। तो आप बताओगे पर्यावास वह प्राकृतिक स्थान होता है जहाँ कोई जीव रहता है, भोजन प्राप्त करता है और प्रजनन करता है, ठीक है, जैसे वन हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया। अब हमारा खंड गांव चालू हो गया है, ठीक है। खंड गांव जो है ना, ये आपको यहाँ पर दोनों में से इसमें एक करना है, फिर इसमें दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो अब खंड गांव कर लेते हैं पहले। देखिए, जनसंचार माध्यम के आय के किन्हीं तीन स्रोतों का उल्लेख करना है आपको। तो आप बताओगे जनसंचार माध्यम की आय के तीन प्रमुख स्रोत है। पहला, विज्ञापनों से प्राप्त आय। दूसरा, पाठकों या दर्शकों से प्राप्त सदस्यता शुल्क। तीसरा, सरकारी विज्ञापन एवं प्रयोजन, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। मतलब जनसंचार माध्यम के आय के किन्हीं तीन स्रोत बताओ। मतलब ये जो टीवी होते हैं, ठीक है, आप देखते हो ना, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, अखबार हो गए, तो इनसे इनकम कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञापन वगैरह करते हैं, ठीक है, सरकार भी विज्ञापन करती है, और जो लोग अखबार वगैरह खरीदते हैं उनसे शुल्क वगैरह लिया जाता है। तो आप इसको बढ़ा करके और भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले मेन जरूर बताया करो, ठीक है, और तीन पॉइंट में, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, पॉइंट्स मैंने बोल दिया कि आपको अपने आप डालने हैं। ये कह रहे जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंचार होता क्या है। जब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता है उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे आपने टीवी देखा है, अखबार देखी है, रेडियो देखा है, तो ये जनसंचार के माध्यम है। तो ये लोकतंत्र में कैसी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि लोग अपनी इसके द्वारा अपनी बात रख सकते हैं, जनमत का निर्माण कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो इसी के द्वारा सरकार की जो नीति है, कार्यक्रम है, ठीक है, वो भी जान भी सकते हैं और सरकार को जिम्मेवार भी ठहरा सकते हैं कि सरकार ने गलत करा या सही करा, जो भी है। इस जनसंचार के माध्यम से लोग अपनी आवाज रख सकते हैं ना, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है, तो जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में जनता को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा, वे सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हैं और जनमत निर्माण में सहायता करते हैं। जनमत मतलब जनता की राय बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा, इससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। मतलब सरकार को पता है कि जनता के लिए काम करना है, नहीं तो वोट वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है सातवें पे, अमेजन बेसिन की जलवायु की समीक्षा कीजिए। तो अमेजन मतलब एक के ऊपर जरूर आएगा जलवायु के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में से सारे कर लेना जो जो दे रखे हैं क्षेत्र, ठीक है। तो अमेजन बेसिन की जलवायु पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र रहती है। यहाँ भारी वर्षा होती है और तापमान अधिक रहता है। इस जलवायु के कारण घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप और बातें लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करने के लिए आप बुक में से लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु की समीक्षा कीजिए। अब आगे ना गंगा ब्रह्मपुत्र का पूछ लिया, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख देना कि गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में ठंड और वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में आप लिख देंगे कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या सामान्य है, ठीक है। समझ में आ गई? मेन तो ये हो गया पूरा। फिर आप और एक्स्ट्रा बताना चाहे तो बता सकते हैं कि भारत जो है इस क्षेत्र में शामिल होता है। कई जो है यहाँ पे क्षेत्र इसी वजह से सिंचित किए जाते हैं, मतलब जल प्रदान किया जाता है, खेती बाड़ी हो पाती है, ठीक है। लेकिन जलवायु का बोला ना, तो पहले मेन जलवायु के रिगार्डिंग आपको यहाँ बता दिया गया, ठीक है। फिर ये हमारा जो है खंड घा है, और ये 5 पार्ट नंबर के दो में से एक करना, और ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है।
सिख साम्राज्य के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये कह रहे हैं सिख साम्राज्य के प्रभाव उत्तर भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो सिख साम्राज्य है ना, इसका प्रभाव हमें उत्तर भारत में साफ साफ दिखाई देता है। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई थी। मतलब ये जो रणजीत सिंह है ना, इन्हीं के शासनकाल में स्थिरता आई थी, नहीं तो बहुत ज्यादा अस्थिरता बनी हुई थी। कभी किससे लड़ाई हो रही है, कभी किससे शासन के लिए लड़ाई हो रही है, अलग अलग बहुत ज्यादा मतलब अस्थिरता थी। ठीक है, तो फिर आप इन्हें भी पॉइंट से 5 कर देना। एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना का गठन किया गया। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया, तीसरा पॉइंट आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर तीसरे में आगे लिखा जिससे विदेशी आक्रमण पर रोक लगी। फिर चौथे नंबर पे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया। सभी धर्मों को मतलब इक्वलिटी रखी गई, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया गया। फिर पांचवें में लिख देना यहाँ पर, ये चौथा हो गया। तो व्यापार, कृषि, कारीगरी का विकास हुआ। इसी में जोड़ देना कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से जनता का जीवन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें और ऐड भी कर सकते हो, फिर हटाना हटा भी सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये जो मराठा है इनके साम्राज्य के बारे में बताइए। तो मराठा साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया और भारत में नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। ये जो मराठा साम्राज्य है ना, इसी ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया था और भारत में फिर एक नई पॉलिटिक्स के रूप में पावर लेने लगा। और मराठाओं ने प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करी, डेवलप करी। कर प्रणाली को व्यवस्थित किया गया, पूरा टैक्स सिस्टम को इन्होंने मैनेज किया पूरा। ठीक है, और सेना को सशक्त बनाया गया। और मराठा साम्राज्य ने क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ावा दिया, जो जो इलाके की जो जो पावरफुल है उनको और पावर दी, तथा भारत में राजनीतिक चेतना और प्रवर्तन की नींव रखी कि हमें भारत की पॉलिटिक्स में चेंज लाना होगा। हमें जो पहले से जिन लोगों का राज चल रहा है, जैसे मुगलों का राज चल रहा है, इन्हें हटाना होगा। हमें अपना खुद का शासन लाना होगा। इस प्रकार की इन्होंने चेतना जगा दी लोगों में। ठीक है, तो आप इसको भी 5 पॉइंट्स में जो है लिख देना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे 5। तो आप किसी को भी किसी में जोड़ सकते हैं, 6-7 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 है तो 5 में बना दो ताकि फुल मार्क्स मिल जाए आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की सलमंडलीय प्लेटों की विभिन्न गतियों की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पर ना, जो सलमंडलीय प्लेटें हैं उनकी गतियों के बारे में पूछा है। तो आप पहले लिख दो कि पृथ्वी की सलमंडलीय प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं और इनकी 3 प्रमुख गतियां होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसने 3 ही पूछा है तो हमें तीनों ही बतानी पड़ेगी, 3 ही होती हैं। तो ये आपको बताने कि इसके पूरे पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जैसा पूछा है आप पूरा मेंशन कर रहे हो। तो पहली कौन सी होगी? अभिसारी, दूसरी अपसारी, तीसरी परिवर्तनशील गति। तो जब प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं जिससे पर्वत निर्माण और भूकंप होते हैं, उसे अभिसारी गति कहते हैं। अपसारी जब प्लेटें दूसरे से दूर हटती हैं जिससे नई भूपट्टी का निर्माण हो जाता है। और परिवर्तनशील गति जब प्लेटें दूसरे के समांतर खिसकती है जिसमें भूकंप उत्पन्न होते हैं। इन गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों के निर्माण भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो चीज है ना, ये चीज ये इन सबके लिए कॉमन लिखी गई है, इसको आपको अलग से दिखाना है। तो जैसे 5 नंबर पूरे मिल जाए बच्चों को, उसी को ध्यान में रखकर, जैसे हमने यहाँ पर पहले ये मेंशन कर दिया, फिर ये 3 ये बता दिए, फिर हमने इसका अलग से लाइन बता दी। तो ऐसे टीचर देखेगा ना, बच्चे ने पार्ट्स करे हैं तो समझ जाएंगे टीचर कि बच्चा पूरे 5 मार्क्स से लेना चाहता है, एक भी कम नहीं लेना चाहता। जो बच्चे मुझसे पुराना पढ़ रहे हैं, 6 से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैं कैसी वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, और कहीं कहीं बच्चों के अच्छे मार्क्स आए भी हैं। ठीक है, ये एक आइडिया के लिए, क्योंकि सेम पेपर ये नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के तौर पे ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है, अब आगे सुनिए। ये कह रहे हैं समानता का अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले ना ये पैसे पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद इसे करेंगे। ठीक है, देखिए खंड अड़ा है, केस आधारित है, आपको इसे पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। ये कह रहे शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है।
ठीक है, ये जो शासन मतलब जिसका राज चल रहा है, मतलब भारत सरकार हो सकती है, तो इन्होंने कहा है कि समानता के अधिकार को दो तरीके से लागू किया है। पहला मतलब समानता सबको मिले, सब लोग बराबर रहें, इसके लिए एक तो कानून का सहारा लिया गया है, दूसरा सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। सुविधाहीन समाजों की मदद करने को भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, मतलब सबको इक्वलिटी मिल सके। भारत ने ऐसे बहुत सारे कानून बना रखे हैं। एक कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार हुआ, मतलब भेदभाव होता रहा, जैसे SC ST, है ना, और उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो जाए। इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इनके लिए बनाई हैं। अब हमने इसे पढ़ लिया अच्छे से, तो अब ये पहला है कि समानता का अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, और देखो सारा हमें इसी में मिल जाएगा आंसर। ये जो पैसेज है ना, सारे आंसर इसी में मिल जाते हैं। भाई समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है, ताकि सभी के साथ समान समान व्यवहार हो सके, हाँ या ना। ठीक है, और सभी को जो है अवसर मिल सके, ठीक है, सभी का जीवन सुधर सके। देखो एक बात बता दूं, ये ना केस स्टडी है, हो सकता है कि बिल्कुल सेम मिलती हुई लाइन ना मिले आपको। ठीक है, आपको उसे अंडरस्टैंड करके आपको आंसर देने हैं, उसमें से ढूंढ के देने हैं। तो उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये सारे आंसर किए हैं। ठीक है, अब देखिए समानता का अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। समानता का अधिकार इसलिए, ठीक है, आवश्यक है। समानता का अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो समानता का अधिकार हमारे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और समान व्यवहार मिल सके। ठीक है ना, देखो वही चीज है ना, तो आपको अपने आप से लिखना है सरकार किन समाजों की मदद करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। तो वही सरकार जो वंचित है, पिछड़े समाज है, उनके लिए करती है। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा मेंशन है। ये देखो जिनको अतीत में अवसर नहीं मिले उनके लिए, है ना, तो हमने इसको अपनी भाषा में लिख दिया कि जो वंचित है। ठीक है, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो जिनको अतीत में अवसर नहीं मिले। ठीक है, उन लोगों की मदद करने के लिए सरकार योजना और कार्यक्रम चलाती है। फिर ये कह रहे हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अवसरों की समानता सुनिश्चित करने में कैसे मदद करती हैं, उदाहरण से समझाइए। तो कैसे मदद करेंगे, देखो अगर सरकार ने योजना चलाई है तो इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, तो ये सुविधाएं मिलेगी, तो मदद होगी ना। और फिर उदाहरण कैसे देना है, जैसे आपने बोला कि बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, आरक्षण दे दिया, तो इससे पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिल जाएंगे, तो इस तरीके से मदद सुनिश्चित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है 11वें नंबर पर पैसेज है। ये कह रहा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। ठीक है, एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। समझे, जो दादन व्यवस्था है ना, उसमें व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं, तो व्यापारियों से बचने के लिए ना, तो लोग क्या करते हैं, सहकारी संस्था में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनको लाभ ज़्यादा मिलेंगे। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था बिक्री का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये व्यापारी जो है इनको शोषण कर ले, इन्हें सही संसाधन जो इनकी आय है वो इन्हें नहीं मिल पाएगी। तो अब हमने अच्छे से पढ़ा, अब इसके आंसर हमें करने हैं। पहला, दादन व्यवस्था क्या है। दादन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें व्यापारी बुनकरों को कम मूल्य पर कपड़ा बनाने के लिए बाध्य करते हैं, है ना, पढ़ा था अभी हमने पैसेज में।
ये कह रहा है बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता को कम करने में सहायक किसी व्यवस्था का नाम बताओ। अभी हमने पढ़ा ना सहकारी व्यवस्था। फिर कह रहा है सहकारी संस्था बुनकरों की आय बढ़ाने में किस प्रकार मदद करती है, क्योंकि वह सीधे बाजार से जोड़ देगी ना, बिचौली हट जाएंगे तो उनको उचित मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, समझा कि इससे बुनकरों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पैसेज 12वें नंबर पर है, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है ना, तो बेसाल्ट बता रहा है। ये कह रहा है दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रवृत्ति के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। समझ में आया? ये कह रहा है वास्तव में आग की तरह लाल जो द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। समझ में? जब बाहर आके ठंडा होगा तो बहिर्वेदी कहलाएगा। ठीक है, और इसकी जो संरचना है ना जो दानों वाली होती है वो उसका उदाहरण है बेसोल्ट। तो दक्कन पठार बेसोल्ट शैलों से बना हुआ, ये याद रखना आपको। ठीक है, और ये कह रहे द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जब अंदर ठंडा होगा तो अंतर्भेदी, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेता है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? ग्रेनाइट। ठीक है, सर में दोनों का एग्जाम्पल याद रखो, बेसोल्ट किसका है और ग्रेनाइट किसका है, क्योंकि ये जो पैसेज है ना ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो बच्चे पैसेज को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। समझ में आ गई? अब देखो लावा किसे कहते हैं ये भी हमें पूरा पैसेज में मिल गया। दक्कन पठार किस प्रकार की शैल से बना ये भी पता लग गया हमें, और बहिर्वेदी अंतर्वेदी आग्नेय शैलों में क्या अंतर ये भी हमें पता लग गया। और उदाहरण भी दीजिए, फटाफट कर देते हैं। लावा किसे कहते हैं? लावा वह द्रवित मैग्मा है जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर सतह पर आ जाता है। फिर दक्कन पठार किस प्रकार की शैलों से बना है? बेसोल्ट शैलों से बना है। ठीक है, फिर बहिर्वेदी और अंतर्वेदी जो बुक में से मतलब जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें से देख लेना, थोड़ा करेक्शन याद आएगी होगी। ठीक है, आग्नेय शैलों में क्या अंतर है? तो ये कह रहा है तो जो बहिर्वेदी है ना वो लावा के शीघ्र ठंडा होने से सतह पर बनता है, ऊपर आ जाता है मतलब, और ये पृथ्वी के अंदर बनता है। ठीक है, और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसका एग्जाम्पल बेसोल्ट होगा, इसका ग्रेनाइट होगा। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना। ओके, थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज। फिर ये 13 है, तो ये कह रहा है अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। देख लो, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का मतलब बड़ी बड़ी जमीन जो होती थी ना उसकी बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से चेक किया जाता था किसके पास कितनी जमीन है, उसकी वैल्यू क्या है, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर रहे। जो राजस्व है ना वो मनसबदार की सैलरी के बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब सिचुएशन बदल गई। क्या हुआ? अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो राजस्व मिलता था ना वो मनसबदार की सैलरी से कम था, और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, अब जागीर मिलना मुश्किल हो गई मनसबदारों को। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वो जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में और औरंगजेब इन प्रवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इस कारण किसानों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, मतलब किसानों को परेशानी हुई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसके आंसर करेंगे हम। अकबर के शासनकाल में जागीरों का आकलन क्यों किया जाता था? फिर औरंगजेब के समय मनसबदारों को जागीर मिलने में देरी का क्या कारण था? सब आंसर मिल रहे हैं इसमें। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदार
व्यवस्था में आए परिवर्तनों का किसानों पर क्या फर्क पड़ा, आप हमें ये बताना है। तो सारा हमें पता लग गया कि किसानों को मतलब राजस्व जबरदस्ती चारा चुकाना पड़ता होगा, है ना। तो अकबर के शासनकाल में जागीरों का आकलन क्यों किया जाता था, ताकि जागीर से प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो जाए। ठीक है। और फिर औरंगजेब के समय मनसबदारों को जागीर मिलने में देरी का कारण क्या था, कि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी और जागीरें कम हो गई थी। ठीक है। और फिर ये क्या, जागीरदारी व्यवस्था में आय परिवर्तनों का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जागीरदारों ने किसानों से अधिक कर वसूलना शुरू कर दिया, इससे किसानों को आर्थिक कठिनाइयों और शोषण का सामना करना पड़ा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप वहीं से देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा कम लिखा गया था और फिर ये आंसर आ गया हमारा। अब उसके बाद मैप वर्क है हमारा। देखिए मैप वर्क में आपको यहाँ पे 2 करने हैं इसमें से। इसका मतलब ये है कि आपका एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि आपको सारे स्टेट पता होने चाहिए और यूनियन टेरिटरीज पता होने चाहिए, आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पता होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 में से 2 करने होंगे। तो इसको मैप में यहाँ पर इसी में भर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैप है तो मैंने कहा इसी में सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है और कर्नाटक का है। ठीक है, तो इसी को तीनों को भर देते हैं। देखो महाराष्ट्र आपको मैं बता दूं, ये हमारे पास मैप है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ये दिख रहे हैं, अब ये पूरा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा हमसे राजस्थान पूछा गया था, तो ये पूरा का पूरा जो है राजस्थान है। ठीक है, ये। और हमसे कर्नाटक पूछा गया था, तो महाराष्ट्र के नीचे ही कर्नाटक है, ये पूरा कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक हो गया। ठीक है, आप लिख लेना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे तीनों को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाना है, दक्षिण अमेरिका, हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। ठीक है, चिन्ह बना देने आपको बस। देखिए इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जो है यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप आ रहा है, तो आप ये दोनों मैप अच्छे से कर लीजिए, इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड मैप। इस पर बहुत आसान है। तो दक्षिण अमेरिका और हिंद महासागर भरते हैं पहले। तो ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज है ना, ये पूरी ये दक्षिण अमेरिका होता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ओके, और नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, मतलब उत्तरी अमेरिका। और हिंद महासागर जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर हिंद महासागर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया था, और हमसे पूछा गया था यहाँ पर यूरोप पूछा गया था। तो यहाँ पर जो यूरोप है, मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ये पूरा एशिया दिखाई देगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ये यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप हो गया आपका। बाकी ये जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए, आप इसे भी कर ले अच्छे से, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे चोल शासन में उर किसे कहते थे, तो चोल शासन में उर गांव की सामान्य जो सभा होती थी उसे कहते थे। और सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बना था, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की अगली सुल्तान बनी थी। फिर मुगल शासक हुमायूं को किस शासक ने पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना करी थी। तो आपकी बुक में एक टेबल सी बनी है, उसको देख लेना, है ना। तो मुगल शासक हुमायूं को शेरशाह सूर्य ने पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना करी थी। फिर नेक्स्ट है, वायु में दूसरी सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, तो हमें पता है ऑक्सीजन की है। पहले नंबर पर कौन है, नाइट्रोजन। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की समुद्र जल धारा है, गर्म। फिर सारा मस्तर किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था। ठीक है, आपको बताना था। इतने था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।